औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं अल अकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज मैं दोबारा आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ, तो चलें जल्दी से एमसीक्यूज़ को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर भी करें। तो स्टूडेंट, आज जो एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये एमसीक्यूज़ 9th क्लास की बायोलॉजी की जो बुक है उसका लास्ट वाला जो ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है उसमें से एक टॉपिक है जिससे मैंने ये एमसीक्यूज़ लिए हैं। तो चलें देखते हैं कि ये कौन से एमसीक्यूज़ हैं और इनके करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं। तो स्टूडेंट, पहला जो एमसीक्यूज़ है उसको देखते हैं कि क्या लिखा गया है। व्हाट स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर इन गॉड सेल्स व्हेन दे बिकम टर्जिड। स्टूडेंट, इस एमसीक्यूज़ के अंदर उन्होंने पूछा है कि जो गॉड सेल्स होते हैं स्टोमेटा के अंदर, आपको स्टोमेटा और गॉड सेल्स का पता होगा, अगर नहीं पता तो इसके ऊपर मैं डिटेल में अलग वीडियो बना लूँगा। लेकिन इधर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेन के गॉड सेल्स जो हैं ये स्टोमेटा के पार्ट्स होते हैं, मतलब स्टोमेटा और गॉड सेल्स एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनके ज़रिए से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन का अमल होता है, मतलब कि जो वाटर है उसका लॉस होता है इन स्टोमाटा के ज़रिए, ठीक है। अब इस एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा गया है कि कौन सी चेंजेस होती हैं गॉड सेल्स के अंदर जब वो टर्जिड हो जाते हैं, मतलब जब उनके अंदर पानी भर जाता है, जब वो स्टोर कर लेते हैं पानी को, तो कौन सी चेंजेस होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि दे बिकम फ्लैसिड एंड क्लोज, बी है कि दे लॉस दियर बीन लाइक शेप, सी है कि दे टच ईच अदर एट दियर एंड्स, और डी है दे फॉर्म ए कनकेव शेप विद थिकर इनर साइड्स। तो स्टूडेंट, इन चार ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, दे टच ईच अदर एट दियर एंड्स। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरीके से देता हूं कि मैं अपनी जो फिंगर्स हैं इनके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करूंगा, लेकिन वो आपके सामने नजर नहीं आएंगी, लेकिन मैं बोलता जाता हूं कि मैं क्या करने लगा हूं। तो स्टूडेंट, ये देखें, आपने क्या करना है कि ये जो शहादत वाली उंगली है ना, लेफ्ट और राइट साइड वाली दोनों हाथों की, इनको आपने आपस में मिला लेना सीधा सीधा जैसे। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने क्या करना है कि हथेलियां दोनों जो है ना उनको आपस में ऐसे, उनकी जो सामने वाली साइड है दोनों की, उनको आपस में ऐसे इकट्ठे जोड़ लेना है, ठीक है। अब जब जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है सारी उंगलियां जो हैं वो एक दूसरे के सामने इस तरीके से आएंगी कि शहादत वाली उंगली शहादत के सामने और अंगूठा अंगूठे के सामने, छोटी उंगली के सामने, और बाकी भी उसी तरीके से। तो आपने क्या करना है कि शहादत वाली उंगलियां जो आपस में जुड़ी हुई हैं ना, इनको दरमियान में से बाहर को करते जाना है ताकि सुराख हो जाए दरमियान में, लेकिन जो ऊपर वाला और हथेली वाली साइड की तरफ वाला हिस्सा जो है ना वो आपस में टच रहने चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं कि दरमियान से इन उंगलियों को बाहर को कर रहा हूं और जो ऊपर वाला और हथेली वाली साइड वाला जो हिस्सा है ना उंगलियों का वो आपस में ही जुड़ा हुआ है। तो क्या बन गया, ये दरमियान में एक सुराख बन गया। तो क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर सी में जो उन्होंने लिखा हुआ है ना, दे टच ईच अदर एट दियर एंड्स। तो स्टूडेंट, जब गॉड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है ना तो वो दरमियान से खुले हो जाते हैं, मतलब कि एंड उनके आपस में ही जुड़े रहते हैं लेकिन दरमियान में उनके सुराख हो जाता है, ठीक है। तो दे टच ईच अदर एट दियर एंड्स, इस चीज को कहा गया है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए जो है, दे बिकम फ्लैसिड एंड क्लोज, मतलब ये क्लोज तो हो नहीं सकते। दे लॉस्ट दियर बीन शेप, ऐसा भी नहीं है, शक्ल इनकी वैसे ही रहती है, बस थोड़े से मोटे हो जाते हैं दरमियान से, और एंड जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं। और जो डी वाला ऑप्शन है, दे फॉर्म ए कनकेव शेप विद थिकर इनर साइड्स, ये इस तरीके से होती है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, हथेलियों को जोड़कर उंगलियों को, कि दरमियान से ये बाहर को चला जाता है और एंड जो है आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन जो कनकेव शेप है ना ये इसके उलट है, मतलब कि ये जो एंड्स है ना ये बाहर को हो जाते हैं और जो दरमियान वाला हिस्सा है वो आपस में जुड़ा रहता है, तो ऐसा भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है।
तो इसकी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू गॉड सेल्स। मतलब ये जो गॉड सेल्स अभी मैंने आपको बताया, इनके अंदर पोटेशियम आयंस की मूवमेंट में कौन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाइट, बी है ग्लूकोज, सी है वाटर और डी है स्टोमेटल डेंसिटी। तो स्टूडेंट इसकी डिटेल थोड़ी सी पढ़ते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो स्टूडेंट ये देखें एमसीक्यूज नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर लिखा गया है कि लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू द गॉड सेल्स। यहां पहली लाइन से ही आपको इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पता चल गया है कि लाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि पोटेशियम आयंस की मूवमेंट गॉड सेल्स के अंदर किस तरफ को होगी। ठीक है, दिस मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर। ये जो मूवमेंट है ना, ये पानी को ऑस्मोटिक अपटेक के जरिए लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। ठीक है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताई हुई है, आपने वो वीडियोस मुकम्मल देखनी है एमसीक्यूज वाली। इंशाल्लाह ताला आपको ऑस्मोसिस के बारे में पता चल जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इन सभी की आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ चल जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं इनका जिक्र करता रहूंगा, लेकिन इधर मैं ऑस्मोसिस के बारे में इसलिए जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि पिछली वीडियोस के अंदर मैंने कर दिया है और ज्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता। तो स्टूडेंट दिस मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स। स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स मतलब कि गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी भर जाता है तो वो फूल जाते हैं। एट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। स्टूडेंट दो गार्ड सेल्स जो है ना वो मिलकर स्टोमेटा बनाते हैं। जैसे मैंने आपको दो उंगलियां आपस में जोड़कर शहादत वाली बताई कि ये इनको गार्ड सेल्स भी कहा जाता है। लेफ्ट साइड वाली जो उंगली है वो भी एक गार्ड सेल है और राइट वाली भी गार्ड सेल, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये एक स्टोमेटा बना लेते हैं। ठीक है, अब ये गार्ड सेल जब पानी से भर जाते हैं तो ये स्वेल कर जाते हैं और दरमियान से बाहर की तरफ आ जाते हैं और एंड जो है आपस में जुड़े रहते हैं। तो क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब ये जो सुराख मैंने आपको बताया था कि दरमियान में आ जाता है, ये असल में स्टोमाटा होते हैं। ठीक है, तो लाइट एक्टिवेट्स प्रोटॉन पंप्स। जब लाइट जो है वो इसके ऊपर पड़ती है तो प्रोटॉन पंप्स जो है उनको एक्टिवेट कर देती हैं, मतलब प्रोटॉन पंप करते हैं। एंड आयंस चैनल्स इनटू गॉड सेल्स, और आयंस भी। ठीक है, फैसिलिटेटिंग द इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। दी अदर ऑप्शन ग्लूकोज जो ऑप्शन नंबर बी है, वाटर ऑप्शन नंबर सी है, एंड स्टोमाटल डेंसिटी ऑप्शन नंबर डी है, डू नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू गॉड सेल्स। मतलब कि ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते पोटेशियम आयंस की मूवमेंट को, लेकिन कहीं ना कहीं करते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं करते। डायरेक्टली कौन करता है? वो करता है लाइट। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? लाइट, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 3 के अंदर पूछा गया है कि व्हाट रोल डज ग्लूकोज प्ले इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। मतलब कि ग्लूकोज जो है वो स्टोमाटा के ओपन और क्लोज होने में क्या किरदार अदा करता है? ऑप्शन नंबर ए है इट इंक्रीजेस टर्गर प्रेशर इन गॉड सेल्स, मतलब कि ये टर्गर प्रेशर को गॉड सेल्स के अंदर इंक्रीज कर देता है। इट डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस, मतलब कि ये पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन मकदार जो है उसको कम कर देता है। इट एक्ट्स एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फॉर स्टोमाटा क्लोजर, मतलब कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पर काम करता है। या ऑप्शन नंबर डी इट हैज नो इफेक्ट ऑन स्टोमाटल रेगुलेशन, मतलब इसका स्टोमाटल रेगुलेशन के ऊपर कोई काम होता ही नहीं, कोई असर होता ही नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, क्योंकि जो ग्लूकोज है ना वो स्टोमाटा के क्लोजर में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट ये देखें एमसीक्यूज 3 की जो एक्सप्लेनेशन है कि ग्लूकोज एक्ट्स एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फॉर स्टोमाटल क्लोजन, हायर लेवल्स ऑफ ग्लूकोज विद इन गार्ड सेल्स ट्रिगर बायोकेमिकल पाथवेज। मतलब कि अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है या जो लेवल है ये हाई हो जाए ना गार्ड सेल्स के अंदर, तो क्या होगा कि बायोकेमिकल पाथवे ट्रिगर हो जाएगा। दैट रिजल्ट्स इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसके
नतीजे में स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये उंगलियां हैं, तो अगर ग्लूकोज की मकदार जो है स्टोमाटा के अंदर हाई हो गई है ना गार्ड सेल्स के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा कि बायोकेमिकल पाथवे ट्रिगर होगा और स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे। मतलब कि ये जो साइडें आपस में जुड़ी हुई थी लेकिन दरमियान से सुराख बन गया था ना, ये सुराख आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और सीधी सीधी उंगलियां आपस में जोड़ें तो जो शेप आपको नजर आएगी उस तरीके से स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने फिर पानी की मकदार को कंजर्व करना है, रोकना है, उसको सेव करना है ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। जब स्ट्रेस आएगा उस वक्त इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, ग्लूकोज डज नॉट डायरेक्टली इंक्रीज टर्गर प्रेशर इन गार्ड सेल्स। मतलब कि ये डायरेक्टली टर्गर प्रेशर को गार्ड सेल के अंदर नहीं करता इंक्रीज। ये ऑप्शन नंबर ए था, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर उन्होंने बताया था कि डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस, मतलब कि ग्लूकोज जो है वो पोटेशियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसको कम कर देता है, ये भी गलत था। और जो लास्ट ऑप्शन था ना कि इसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर जो मतलब कि सी है ना कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पर काम करता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो चलें अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 4 है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ट्रांसपायरेशन बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटा। ऑप्शन नंबर ए है जाइलम सेल्स, बी है फ्लोएम सेल्स, सी है गॉड सेल्स और डी है मेसोफिल सेल्स। मतलब अगर एमसीक्यूज को गौर से पढ़ें कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ट्रांसपायरेशन बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटा, तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के अंदर ट्रांसपायरेशन के अमल को कौन रेगुलेट करता है, बैलेंस कौन करता है? जाइलम सेल्स करते हैं, फ्लोएम सेल्स करते हैं, गॉड सेल्स करते हैं या मेसोफिल सेल्स करते हैं? तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है कि गॉड सेल्स की ही करते हैं, क्योंकि स्टोमाटा जो है वो गॉड सेल्स ही होते हैं। दो गॉड सेल्स आपस में मिलकर एक स्टोमाटा बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट अभी अजान हो रही है, पहले अजान सुन लें। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो एमसीक्यूज नंबर 4 है उसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसकी डिटेल पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। स्टूडेंट जो आखिरी एमसीक्यूज है 5, उसके अंदर पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर एंटरिंग ए प्लांट इज टाइपिकली लॉस्ट वाया ट्रांसपायरेशन। मतलब कि ट्रांसपायरेशन के अमल के दौरान पानी की कितनी परसेंटेज जो है वो जाया हो जाती है। मतलब ट्रांसपायरेशन का अमल पौधों में होता है, इन ट्रांसपायरेशन के अमल के दौरान पानी जो लॉस होता है उसकी परसेंटेज कितनी है? 50%, 70%, 90% या 30%? तो स्टूडेंट इसकी जो परसेंटेज है वो 90% है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके के जो परसेंटेज से रिलेटेड या कैलकुलेशन के रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं ना, इनके बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि मुख्तलिफ बुक्स के अंदर इनकी परसेंटेज के अंदर थोड़ी बहुत जो है ना कमी पेशी होती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसको आपने जहां से भी एमसीक्यूज को पढ़ा होगा ना, वहां से जो परसेंटेज आंसर करेक्ट वो बता रहे होंगे उनको याद रखना है। और ये लाजमी बात होगी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, जो करेक्ट परसेंटेज या कोई भी उसके अंदर रकम होगी या जो कैलकुलेशन उन्होंने बताई होगी उसके बिल्कुल करीब करीब ही चेंजिंग होगी बाकी बुक्स के अंदर या बाकी जो सिलेबस है उनके अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर इधर 90% लिखा हुआ है और करेक्ट भी 90% है, क्योंकि ज्यादातर पानी लॉस हो जाता है। तो 90% सी जो ऑप्शन है ये इन्होंने करेक्ट बताया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी और बुक के अंदर 91% हो या 92% हो या 89% या 88%, इस तरीके से। तो आपने क्या करना है कि जो इसके करीब तरीन होगा ना उसको टिक लगाना है। बाकी उन्होंने काफी फर्क के साथ बताया हुआ है 50%, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 50% पानी लॉस हो जाए और 50% बच जाए, और 70% भी काफी फर्क है 90 से, और 30% तो बिल्कुल मतलब कम है। तो आपने इस तरीके के जो एमसीक्यूज होंगे ना उनको रिलेट करके
याद रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे एमसीक्यूज।